नमस्कार। बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, केवीएस, एनवीएस एवं जीआईसी की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए सामान्य वस्तुएं, बी निम्न श्रेणी की वस्तुओं की विशेष श्रेणी, सी आवश्यक वस्तुएं, डी निम्न श्रेणी की वस्तुएं। तो गिफिन वस्तुएं निम्न श्रेणी की वस्तुओं की विशेष श्रेणी होती हैं, बी सही हो जाएगा। गिफिन वस्तु की परिभाषा की अगर बात की जाए तो गिफिन वस्तुओं में मांग का नियम लागू ही नहीं होता है। अर्थात कह सकते हैं गिफिन वस्तु ऐसे उत्पाद हैं जिनकी कीमत बढ़ने पर, प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है, और मांग के नियम में क्या होता है, प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होती है। इसलिए गिफिन वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता दूसरे वस्तुओं के उपभोग को कम करके गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ा देता है। गिफिन वस्तुओं को निम्न श्रेणी की विशेष वस्तु कहा जाता है, और गिफिन वस्तु के संबंध में आय प्रभाव तथा मूल्य प्रभाव धनात्मक होते हैं और प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक होते हैं। तो इसका एक का आंसर हो जाएगा, निम्न श्रेणी की विशेष वस्तुओं को गिफिन वस्तु कहा जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन, तटस्थता वक्र पर दो वस्तुओं के मध्य प्रतिस्थापन की दर मापी जाती है। तो तटस्थता वक्र पर दो वस्तुओं के मध्य प्रतिस्थापन की दर MRS द्वारा मापी जाती है, MRS, ए सही हो जाएगा। 2 का आंसर ए सही है। 3, मांग का नियम कहता है, मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम सिंपल बताता है, कीमत बढ़ने पर, प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होती है। तो किस ऑप्शन में है देख लेते हैं। कीमत बढ़ने पर डिमांड कम होती है, कीमत वृद्धि से मांग बढ़ती है, ये गलत है। कीमत वृद्धि से कीमत बढ़ती है, ये भी गलत है। कीमत वृद्धि से मांग बढ़ती है, ये भी गलत है। कीमत वृद्धि से मांग घटती है, डी सही होगा। और मांग का नियम कीमत और डिमांड के बीच ऋणात्मक संबंध बताता है। प्राइस और डिमांड, कीमत अगर ज़्यादा थी तो मांग कम थी, कीमत अगर कम हो गई तो मांग ज़्यादा हो गई। तो मांग और कीमत के बीच ऋणात्मक संबंध होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला 4 नंबर, वह अर्थशास्त्री जिन्होंने कीमत निर्धारण में समय तत्व को सम्मिलित किया था। तो ऐसे अर्थशास्त्री मार्शल हैं। मार्शल ने कीमत निर्धारण में समय तत्व को सम्मिलित किया था, 4 का सी सही हो जाएगा। 5, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक मार्शल हैं, तो 5 का ए सही हो जाएगा। 6, विलासिता की वस्तु की मांग की आलोच होती है। तो विलासिता की वस्तु की मांग की लोच सदैव धनात्मक होती है। 7 नंबर क्वेश्चन, एक अनधिमान वक्र का ढाल होता है। तो अनधिमान वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल का होता है। तो ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, बी सही हो जाएगा। 7 का बी सही हो जाएगा। 8, व्यापार चक्र का अतिनिवेश सिद्धांत किसने दिया? तो व्यापार चक्र का अतिनिवेश सिद्धांत हेयक ने दिया था, हेयक। ऑप्शन देख लेते हैं। ए सुम्पीटर, बी जेवेंस, सी हार्ट्रे, डी कोई नहीं। तो हेयक ऑप्शन में नहीं, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। व्यापार चक्र का अतिनिवेश सिद्धांत हेयक ने दिया था, और व्यापार चक्र का शुद्ध मौद्रिक घटना है, यह कथन किसने कहा था? तो व्यापार चक्र शुद्ध मौद्रिक घटना है, यह व्यापार चक्र का मौद्रिक सिद्धांत कह सकते हैं, हार्ट्रे ने दिया था। तो 9 का ए सही हो जाएगा, और हार्ट्रे ने ही कहा था व्यापार एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है, और यह सुम्पीटर ने भी कहा था, फ्रीडमैन ने भी कहा था। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, इसके अलावा सुम्पीटर ने व्यापार चक्र का नवप्रवर्तन सिद्धांत दिया, और हिक्स ने व्यापार चक्र का आधुनिक सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, निम्न में से कौन व्यापार चक्र की अवस्था नहीं है? मंदी है व्यापार चक्र की अवस्था,
पुनरुत्थान है, स्थिरता नहीं है, संपन्नता भी है। तो व्यापार चक्र की 4 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। ये 4 अवस्थाएं, एक 2 3 और 4। एक वाला व्यापार चक्र की जो अवस्था है इसको समृद्धि कहा जाता है। 2 वाली अवस्था को प्रतिसार की अवस्था, 3 मंदी और 4 जो अवस्था है पुनरुत्थान की अवस्था होती है व्यापार चक्र की। तो इसमें व्यापार चक्र की इन अवस्थाओं में स्थिरता की अवस्था का जिक्र नहीं है। अगला 11 नंबर, भारत सरकार ने किस वित्तीय वर्ष में शून्य आधारित बजट को प्रस्तावित किया? तो भारत सरकार ने 1986-87 में शून्य आधारित बजट को प्रस्तावित किया था। शून्य आधारित बजट का सर्वप्रथम प्रयोग पीटर ए पायर ने किया था 1970 में। पीटर ए पायर, अमेरिका में शून्य आधारित बजट को सबसे पहले अपनाया गया जिम्मी कार्टर द्वारा। और शून्य आधारित बजट वह बजट होता है जिसमें समस्त व्ययों को शून्य मानकर नए सिरे से बजट बनाया जाता है, अर्थात कह सकते हैं इसे सूर्यास्त बजट की संज्ञा दी जाती है। तो भारत में शून्य आधारित बजट 1986-87 बजट में प्रारंभ किया गया था। शून्य आधार बजट की अवधारणा किसने दी थी? तो पीटर ए पायर ने भी बताया। शून्य आधार बजट की अवधारणा 12 नंबर सी हो जाएगा सही। अगला 13 नंबर, निम्न में कौन सा राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? आर्थिक स्थिरता है, आर्थिक समृद्धि भी है, रोजगार स्तर को अधिनियमित करना ये भी है, वित्तीय संस्थाओं का नियमन नहीं है। वित्तीय संस्थाओं का नियमन आरबीआई द्वारा किया जाता है। 13 डी सही हो जाएगा। 14 नंबर, राजकोषीय नीति संबंधित है निर्यात तथा आयातों से, मौद्रिक नियंत्रण से, सार्वजनिक आय तथा व्यय से, मुद्रा के निर्गमन से। तो राजकोषीय नीति सार्वजनिक आय तथा व्यय से संबंधित है। बाकी निर्यात तथा आयात नीति, निर्यात आयात नीति से संबंधित है। मौद्रिक नियंत्रण नीति मुद्रा से संबंधित है। और मुद्रा के निर्गमन तथा चलन जो है आरबीआई द्वारा किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन, ऋण नीति किस व्यवस्था का अंग है? तो ऋण नीति राजकोषीय व्यवस्था का अंग है। इसके अलावा राजकोषीय व्यवस्था के मुख्य अंग कह सकते हैं आय, सार्वजनिक व्यय, करारोपण और सार्वजनिक ऋण नीति राजकोषीय नीति के 4 प्रमुख अंग हैं। अगला 16 नंबर, एक प्रतिगामी कर के साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है कर की दर कम होती है। तो किस ऑप्शन में है? बढ़ती है कर की दर घटती है, सी सही हो जाएगा। 16 आय बढ़ती है, ए सही होगा, सी नहीं ए सही होगा। ये प्रतिगामी कर है। और प्रगतिशील कर में क्या होता है? आय बढ़ने पर कर की दर बढ़ती है, प्रतिगामी में आय बढ़ने पर कर की दर घटती है, और अनुपातिक में आय बढ़ने पर कर की दर स्थिर रहती है, और अधोगामी में प्रगतिशील एवं आनुपातिक दोनों का मिश्रण पाया जाता है। तो इसका आंसर 16 का ए सही हो जाएगा। 17, निम्न चित्र किस प्रकार की कर प्रणाली को प्रस्तुत कर रहा है? तो यह चित्र अधोगामी कर प्रणाली को प्रस्तुत कर रहा है। 17 का डी सही हो जाएगा। 18, भारत में मुद्रा पूर्ति को मापने हेतु सामान्यतः मुद्रा पूर्ति को कितने माप प्रचलित हैं? तो भारत में मुद्रा पूर्ति के 4 माप प्रचलित हैं, M1, M2, M3 और M4। अगला क्वेश्चन, पारंपरिक मांग की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो पारस्परिक या पारंपरिक मांग की अवधारणा का प्रतिपादन जे.एस. मिल ने किया था। 19 बी सही हो जाएगा। 20, प्रस्ताव वक्र की अवधारणा दी लुईस ने, मार्शल एवं रिकार्डो ने, मार्शल एजवर्थ ने, मार्शल पिगू ने। तो प्रस्ताव वक्र की अवधारणा मार्शल एजवर्थ द्वारा दी गई थी। 20 सी सही हो जाएगा। 21, एक साधन व्यापार की शर्त किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रतिपादित की गई? तो एक साधन व्यापार की शर्त जैकब वाइनर द्वारा प्रतिपादित की गई थी। 21 ए सही हो जाएगा। 22, फेरा के स्थान पर कौन सा अधिनियम बना? तो फेरा के स्थान पर फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट अधिनियम बना। फेमा ए सही हो जाएगा। 22 का ए सही हो जाएगा। 23, फेमा संबंधित है ए विदेशी विनिमय के संरक्षण से, बी विदेशी विनिमय के अर्जन से, सी विदेशी विनिमय के प्रबंधन से। तो फेमा विदेशी विनिमय के प्रबंधन से संबंधित है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। 23
सी से हो जाएगा 24। अदृश्य व्यापार संदर्भित करता है सैन्य वस्तुओं का व्यापार, तस्करी, सेवाओं का व्यापार, वस्तुओं का व्यापार। तो वस्तुओं का जो व्यापार होता है वह दृश्य व्यापार होता है, और सेवाओं का जो व्यापार होता है वह अदृश्य व्यापार होता है, जो दिखाई नहीं देता है या जिसे बंदरगाह पर रिकॉर्ड नहीं किया जाता। और सेवाओं का व्यापार जो दृश्य व्यापार होता है उसे बंदरगाह पर रिकॉर्ड किया जाता है, नोट किया जाता है। अगला 25 नंबर, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियन विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। इसका से 25 का आंसर बी हो जाएगा।